आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के समष्टि अर्थशास्त्र की बुक का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। ये ऐसे कुछ टर्म्स इसमें हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आय के अंदर यूज़ की जाती हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय एक टाइम पीरियड में, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हम एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, या सामान्य निवासी जो एक देश में रहते हैं या एक देश के रहने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को एक देश का सामान्य निवासी कहते हैं। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हुई हैं। एक है लेखा वर्ष की अवधि, तीन चीज़ें। एक लेखा वर्ष की अवधि, देश के सामान्य निवासी, और तीसरे है कारक आय। कारक आय, लेखा वर्ष की अवधि और सामान्य निवासी, इन तीनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे क्या है। इससे पहले लेकिन एक चीज़, ये तो हमें राष्ट्र की आय पता लग गई, लेकिन घर की आय भी तो पता होनी चाहिए। डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय को घरेलू आय कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। ये एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सामान्य निवासी, यह सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, चाहे फिर वो घर वाला हो या फिर विदेश का हो। लेकिन घरेलू आय में एक देश को घरेलू सीमा में, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर, चाहे इंडिया के आदमी ने कमाई हो या चाहे अमेरिका के आदमी ने कमाई हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर अगर हमने कमाई है तो उसे कहेंगे हम घरेलू आय। लेकिन अगर हमने पूरी दुनिया में कहीं भी आय अर्जित की है, लेकिन वो इंडिया के बंदे ने की हो, जो इंडिया का सामान्य निवासी है, उसने अगर कमाई है, तो वो कही जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय। अब इन में 4 पॉइंट निकल करके आ गए। लेखा वर्ष की अवधि, सामान्य निवासी, कारक आय और घरेलू सीमा। ये 4 चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है, उसे कहा जाता है एक लेखा वर्ष की अवधि, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फिर उसके बाद कारक आय क्या होती है? कारक आय से पहले एक वर्ड हमें जानना जरूरी है, कारक सेवाएं। कारक सेवाएं। अब कारक सेवाएं क्या होती हैं? जैसे पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमी, ये है हमारे कारक सेवाएं। और इनके बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है उसे कहा जाता है कारक आय। जैसे पूंजी पर मिलता है हमें ब्याज, जमीन पर मुझे मिलता है लगान या किराया, कर्मचारियों को मिलता है पारिश्रमिक या मजदूरी, उद्यमी को मिलता है लाभ। ये है कारक सेवाएं और ये होती है हमारी कारक आय। कारक सेवाएं और कारक आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और एक देश की घरेलू सीमा में जो आय अर्जित की जाती है, जो कारक आय कमाई जा रही है, उसे कहा जाता है घरेलू आय। ओके, अब कारक आय निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला भी आपके सामने। कारक आय, कर्मचारी का पारिश्रमिक प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ, इन चारों को अगर जोड़ देते हैं तो निकल कर आ जाता है हमारे पास कारक आय। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास सामान्य निवासी। सामान्य निवासी वह व्यक्ति होते हैं या वे व्यक्ति या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो साधारणतः कम से कम 1 वर्ष तक 365 दिन इंडिया के अंदर रहे हो, चाहे वो फिर किसी भी देश के हो, उनको इंडिया का नागरिक सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी 1 साल 365 दिन तक अगर इंडिया में रहती है तो उसे कहा जाता है सामान्य निवासी, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई फर्म, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको माना जाता है सामान्य निवासी। और उसके साथ एक पॉइंट और है, उनकी आर्थिक रुचि भी उसी देश में होनी चाहिए। 1 साल तक तो वो इंडिया में रह ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनके खाना पीना, उत्पादन, उपभोग और निवेश से संबंधित जो भी क्रिया वो करने वाले हैं, वो भी इंडिया में ही होनी चाहिए, तो वो देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। अब सामान्य निवासी से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए हमेशा, कि कौन सामान्य निवासी हो सकता है और कौन सामान्य निवासी नहीं हो सकता है। सबसे पहले, सामान्य निवासी बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो हमारे देश का नागरिक भी हो। जैसे हम मिस्टर ए इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका में जाकर के रहने लगा, या फिर अमेरिका का व्यक्ति इंडिया में आया और
380 दिन तक इंडिया में रहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया का सामान्य निवासी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कंडीशन है 365 दिन या एक अकाउंटिंग ईयर तक इंडिया में रहा हो, इंडिया में रहा हो तो वो देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। और ये 380 दिन लेकर के जा रहा है तो ये तो ऑफिशियली सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन इंडिया में रहा तो ये हमारे इंडिया का सामान्य निवासी नहीं बन सकता। बन सकता है, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि 365 दिन रहो और वो खाने पीने, उत्पादन, उपभोग, निवेश सारी क्रियाएं इंडिया में ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मनी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, परंतु इन ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया के लोग काम करते हैं उनको सामान्य निवासी माना जाता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में लगी हुई है लेकिन उसमें बाहर के लोग काम ना करके इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया के लोग जो काम कर रहे हैं वो सामान्य निवासी है, लेकिन ये संस्था सामान्य निवासी नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, विदेशी पदाधिकारियों को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता जहां वे काम करते हैं, बल्कि उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। अब कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो विदेशों में रह करके इंडिया के लिए काम करते हैं, जैसे राजदूत, वो रहता अमेरिका में लेकिन काम इंडिया का करता है, तो वो क्या होगा, हमारा देश का सामान्य निवासी होगा, क्योंकि उसके आर्थिक रुचि, उत्पादन, उपभोग, जो भी उसकी इनकम हो रही है वो इंडिया से मिल रही है, ना कि अमेरिका से, इसलिए उसको विदेशी पदाधिकारी को देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। अब जो दो बंदे, कोई ऐसा व्यक्ति जो दो देशों की सीमा रेखा के बीच आना जाना करता रहता है, उसको सामान्य निवासी मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो वो उस देश का सामान्य निवासी होता है जिस देश में वो रहता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं हूँ, रोज इंडिया से मैं श्रीलंका के बॉर्डर तक जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, वहां पर काम करके वापस आ जाता हूँ, तो मैं इंडिया में रह रहा हूँ, यहीं पर सो रहा हूँ, तो जहां पर मैं रहता हूँ उस देश का सामान्य निवासी माना जाऊंगा, ना कि श्रीलंका का। ठीक है, तो जो व्यक्ति दो देश की सीमा रेखाओं के बीच काम करते हैं तो उस व्यक्ति को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जहां वो निवास करता है या रहता है। फिर उसके बाद मनोरंजन के लिए, छुट्टी बिताने के लिए या किसी मेडिकल के लिए, यानी कि कोई ट्रीटमेंट के लिए या किसी खेल को लिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के प्लेयर इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो उसको इंडिया का ही सामान्य निवासी माना जाता है, ना कि उस देश का जहां वो रह रहे हैं। मान लीजिए हमारे इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं और चले जाते हैं, तो वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी, ना कि इंडिया से। इसी तरह से हमारे इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर क्रिकेट प्ले करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि इंडिया के सामान्य निवासी माने जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि जो है वो इंडिया के अंदर है, इसलिए। फिर उसके बाद इन दोनों में, सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर, ये मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे आप रजिस्टर में करके भी दिखाएंगे। भारत का सामान्य निवासी और गैर निवासी कौन है? भारत में 1 वर्ष से ज्यादा तक जो भी व्यक्ति रहता है उसको हम भारत का सामान्य निवासी मानेंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में 1 साल से कम टाइम के लिए इंडिया में रहता है तो उसको हम देश का सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। ओके, भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय, एक दूतावास है भारत में स्थित है विदेशों का, अमेरिका का दूतावास, ऐसे भारत में अमेरिका की एम्बेसी है और उसमें इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो क्या उनको सामान्य निवासी मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन विदेशों में जो भारत का एम्बेसी है, दूतावास है, उसमें विदेशी लोग काम करते हैं, तो क्या वो हमारे देश के निवासी होंगे? नहीं। विदेशी लोग अगर भारत के दूतावास में काम कर रहे हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। फिर उसके बाद भारत में स्थित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IMF में काम करने वाले भारतीय, यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की है, वो इंडिया में स्थित है और उसमें हमारे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया के लोग जो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो देश के सामान्य निवासी होंगे, ना कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सामान्य निवासी होगी। फिर उसके बाद भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं तो वो सामान्य निवासी, लेकिन ये खुद भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। फिर उसके बाद 4th पॉइंट है मेरा,
विदेशों में भारत का राजदूत, विदेशों में भारत का राजदूत जो इंडिया के लिए काम करता है तो वो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। लेकिन इंडिया में जो विदेशी राजदूत है जो अमेरिका के लिए या विदेशों के लिए काम कर रहा है वो देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारतीय, विदेशों में जो स्थित है भारतीय दूतावास उसमें हमारे काम करने वाले इंडिया के लोग काम कर रहे हैं विदेशी दूतावास में, तो वो हमारे सामान्य निवासी होंगे। लेकिन जो भारत में अमेरिका का दूतावास है उसमें अमेरिका के ही लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में दूतावास है और अमेरिका का है, अमेरिका के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो ना तो दूतावास हमारा है और ना ही उसमें काम करने वाले लोग हमारे इंडिया के सामान्य निवासी माने जाएंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया था, एक देश की घरेलू सीमा। घरेलू सीमा क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। आम बोलचाल में अगर मैं कहूँ, जहाँ तक हमारी देश की सरकार का सीमाओं के अंदर भूभाग यानी कि जहाँ पर हमारी सरकार का नियंत्रण हो सकता है उस जमीन के एरिया को हम देश की घरेलू सीमा मानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के तौर पर अगर देखा जाए तो ये लेवल काफी बड़ा है। इसमें 3 चीजें और शामिल हो जाती हैं। समुद्री सीमा, जमीन का ही भूभाग नहीं बल्कि समुद्र की ही जो बाउंड्री है, समुद्र में भी हमारा हिस्सा माना जाता है क्योंकि वहां पर भी हम लोग इनकम कमाते हैं। जैसे तेल निकालते हैं, समुद्र के बीचों बीच में रिलायंस कंपनी तेल निकालती है और मछुआरे, इंडिया के मछुआरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं और उससे भी आय कमाते हैं, तो उस आय को भी शामिल करते हैं। इसलिए वो समुद्री सीमा भी भारत की घरेलू सीमा मानी जाती है। फिर उसके बाद देश के निवासी द्वारा विश्व के अलग अलग भागों में चलाए गए वायुयान व जलयान, जैसे हमारे इंडिया का जहाज श्रीलंका तक जाता है और श्रीलंका से वापस आता है, तो इस बीच जो दूरी तय कर रहा है वो भी इंडिया की ही घरेलू सीमा मानी जाएगी क्योंकि इस रास्ते के बीच में इंडिया से श्रीलंका के बीच का जो समुद्री रास्ता है वहां पर भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा में शामिल की जाएगी। फिर उसके बाद विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, यानी कि विदेशों में जो स्थित है हमारा भारत का दूतावास वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा ही माना जाएगा। भारतीय दूतावास क्या है? जैसे यहाँ इंडिया का कुछ टुकड़ा उठाया और अमेरिका में शिफ्ट कर दिया, तो ये जमीन का हिस्सा उठा करके वहां पर रख दिया, वो जमीन का भूभाग भी तो हमारे इंडिया का पार्ट है, इसलिए उसको भी देश की घरेलू सीमा के अंदर माना जाता है। तो घरेलू सीमा में जमीन के हिस्से के साथ साथ समुद्री सीमा भी है, वायुयान और जलयान का जो रास्ता है वो भी है, और दूसरा विदेशों में जो भारत का दूतावास या एम्बेसी है वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा माना जाता है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि आपको पता है जब हम बड़ी बड़ी मशीनें यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसके यूज करने से उसमें टूट फूट होती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है उसके यूज करने से वही कही जाती है मूल्य ह्रास। स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग करने से उसके मूल्य में जो गिरावट आती है, कमी आती है, उसको मूल्य ह्रास कैसे कहते हैं। ये शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो डेप या वर्ड में आगे काफी यूज करने वाला हूँ, आप भी यूज करेंगे, याद रखिएगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इंग्लिश में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, शॉर्ट में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये क्या है? विदेशों से प्राप्त कारक आय। हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में गए, वहां से इनकम कमाई और ले आए। अब इंडिया के अंदर अमेरिका के लोग आते हैं और पैसे कमा करके ले जाते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि टोटल हमने बाहर से कितना पैसा कमाया। मान लीजिए एक व्यक्ति मिस्टर डी अमेरिका में जाकर के 100 रुपये कमा कर लाता है, जिसे कहा जाएगा विदेशों से प्राप्त कारक आय, और एक अमेरिका का आदमी इंडिया में आकर के 80 रुपये कमा करके ले जाता है। तो 100 रुपये हमने कमाए, 80 रुपये हमने दिए, तो टोटल इनकम कितनी मिली मुझे? 20 रुपये। तो इसे कहा जाएगा NFI, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। फिर उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या NIT कहते हैं। ठीक है, इसका वर्ड भी हम यूज करेंगे। बाजार कीमत यानी कि MP से फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत में परिवर्तन करने के लिए NIT का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब मैं बता भी दूं, बाजार कीमत तथा लागत कारक लागत MP और FC, इसका यूज कैसे किया जाता है इसको मैं शॉर्ट एक ट्रिक से बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा छोटा सा, अर्थव्यवस्था।
जिसे इंग्लिश में कहता हूँ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, एक उत्पादक क्षेत्र, एक परिवार क्षेत्र, एक सरकारी क्षेत्र और एक विदेशी क्षेत्र। अगर मैं परिवार क्षेत्र की बात करूं तो वस्तु और सेवाओं को उपभोग करते हैं, जिसके उपभोग को दर्शाया जाता है सी से। और उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों में निवेश करता है, जिसको दर्शाया जाता है ई से। अब तीसरी सरकार, जो सामाजिक कल्याण के लिए खर्चा करती है, जिसे दर्शाया जाता है सरकारी व्यय से, यानी कि जी से। फिर विदेशों से क्या करते हैं हम, आयात निर्यात करते हैं, यानी कि निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये 4 क्षेत्र हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब इस अर्थव्यवस्था के प्रकार की भी बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था हमारी मैं कहूं तो 2 प्रकार की है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें, बंद अर्थव्यवस्था जो बंद होती है, जिसका विदेशों से कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर मैं खुली अर्थव्यवस्था की बात करूं तो ये विदेशों से इसका लेना देना बहुत ज़्यादा होता है, ये कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था भी हमारी 2 प्रकार की है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 क्षेत्रीय, और एक टाइप है मेरा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अगर मैं कहूं कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ उत्पादक है और उपभोक्ता है, तो इससे कहा जाएगा 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादक जितना खर्च करता है उतना ही उपभोक्ता को आय होती है, और जितना उपभोक्ता खर्च करता है उतना उत्पादक को आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के साथ यहाँ पर सरकार भी ऐड हो जाती है, यहाँ पर सरकार भी ऐड हो जाती है। उत्पादक क्षेत्र निवेश करता है प्लस उपभोक्ता क्षेत्र उपभोग करता है। अगर 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अगर मैं कहूँ तो कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये है C प्लस I। और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, C प्लस I प्लस G। इसे कहा जाएगा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए, उत्पादकों ने एक वस्तु बनाई जिसकी कीमत थी 10 रुपये, और इसको 50 रुपये का मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो 50 रुपये में इनको इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम अगर मैं बताऊं तो 40 रुपये की हुई है, ठीक है। अब ये 40 रुपये इन्होंने कैसे कमाए हैं, इन्होंने पूंजी का यूज किया, इन्होंने भूमि का भी यूज किया, इन्होंने उद्यमी का भी यूज किया, और इन्होंने श्रम का भी यूज किया। और ये चारों चीजें किसके पास होती हैं, ये परिवार क्षेत्र के पास होती हैं। और आय किसके क्षेत्र के पास होती है, अब उत्पादक के पास आय कहां से आती है, जब वो पूंजी का यूज करता है, जब भूमि का यूज करता है, जब उद्यमी का यूज करता है, जब श्रम का यूज करता है। अब जब ये इन चारों चीजों को यूज कर रहा है तो इनके बदले में इनको पेमेंट करेगा, पूंजी पर ये ब्याज भी देगा, भूमि पर ये लगान देगा, लगान या किराया, उद्यमी को ये लाभ देगा, और कर्मचारी को ये पारिश्रमिक देगा। अब ये 40 रुपए क्या करेगा, इन सब में बांट देगा। तो जितनी उत्पादक क्षेत्र को इनकम हुई उतनी ही किसकी इनकम हो गई, परिवार क्षेत्र को इनकम हो गई। तो बाजार कीमत और कारक लागत क्या दोनों अलग अलग हैं, नहीं। अब इन लोगों ने जितनी सर्विसेज दी थी उतनी इनको कीमत मिल गई, यानी कि बाजार में उतनी ही कीमत इनको मिल गई। लेकिन जितनी इसने कारक सेवा यूज की थी उतना ही इसने भुगतान कर दिया। तो क्या बाजार कीमत और कारक लागत दोनों बराबर हुई, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, NIT का यूज सबसे ज्यादा यहीं पर होता है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में देखिए, जब मान लीजिए 40 रुपए की इनकम हुई, ठीक है, तो सरकार आई, सरकार इस पर टैक्स लेकर के चली गई। अब ये टैक्स से क्या होगा, उत्पादक मान लीजिए 5 रुपए का टैक्स दिया है
मान लीजिए 50 रुपए की वस्तु थी तो 50 रुपए पे 10% का टैक्स ले लिया 5 रुपए का। तो अब उत्पादक क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा वस्तु पर, जिससे क्या होगी, वस्तु की कीमत हो जाएगी 55 रुपए। अब सरकार क्या करेगी, उत्पादकों के पास कीमत मतलब आय सीमित है तो वो क्या करेगी सरकार, फिर परिवारों को आर्थिक सहायता देगी। आर्थिक सहायता से उत्पादकों को सहायता देगी बड़ी, जिससे कहा जाएगा आर्थिक सहायता। उससे क्या होगी, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। मान लीजिए 50 रुपए से 55 होगी, 55 में 4 रुपए की आर्थिक सहायता दे दी तो अब वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 51 रुपए रह जाएगी। इस तरह से सरकार क्या करती है, कीमतों को कम ज्यादा करती है, जिसे कहा जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर 5 रुपए का लगा था, 4 रुपए की आर्थिक सहायता दे दी, तो अब नेट टैक्स कितना लगा है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का मिला है। तो इससे क्या हो गया, हमारी बाजार कीमत और कारक लागत दोनों ही बराबर हो जाएगी। उत्पादकों के पास कितने रुपए गए, 51 रुपए, और परिवार क्षेत्र ने कितने रुपए का भुगतान किया, 51 रुपए का। तो एमपी और एफसी यहाँ पर दोनों क्या हो गई हैं, आपकी बराबर हो गई। तो एमपी और एफसी को बराबर करने के लिए एनआईटी का यूज किया जाता है, और एनआईटी सिर्फ और सिर्फ 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आती है। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें परिवार क्षेत्र प्लस उत्पादक क्षेत्र प्लस सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र यानी कि x-m, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। ओके, तो अभी हम कहाँ थे, हमारा पॉइंट चल रहा था ये वाला। अब मैंने आपको NFIA के बारे में बताया, NIT के बारे में बताया, NIT NFIA डेप्रिसिएशन, इन तीनों चीजों के बारे में बताया था। अब एक चीज देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी का दूसरा नाम बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम एट मार्केट प्राइस, GDP-MP। इसी तरह से कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक ये दोनों में फर्क है। इसका रूल मैं आपको बताता हूं हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पहला मेरा चेंजिंग रूल ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इन्हीं के बेस पर आपका सारा काम चलता है। आपका ऊपर वाला जितना भी पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इन्हें मानिएगा ये बड़ा क्षेत्र है, और नीचे वाला यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्षेत्र जो हैं ये आपके छोटे क्षेत्र हैं। अब मान लीजिए मुझे 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 80 रुपए हैं और 20 रुपए मुझे घर वालों से मिल गए, तो अब 100 रुपए की चीज को सक्सेस करने के लिए, लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 20 रुपए इसमें से कम कर देने चाहिए, 20 रुपए इसमें जोड़ देने चाहिए। अगर मुझे छोटे से बड़े लेवल पर जाना है तो जाहिर सी बात है ऐड करना पड़ेगा, और मुझे 100 रुपए हैं लेकिन मुझे छोटी चीज चाहिए, मतलब छोटे लेवल पर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। इसी तरह से सकल मेरा बड़ा लेवल है और शुद्ध मेरा छोटा लेवल है। अगर मुझे बड़े लेवल पर जाना है तो छोटे उसमें मूल्य ह्रास ऐड कर दूंगा, सकल पर जाना है तो शुद्ध में मूल्य ह्रास ऐड कर दूंगा। अगर सकल से शुद्ध पर आना है तो इसमें मूल्य ह्रास में माइनस कर दूंगा। अगर राष्ट्रीय बड़ा लेवल है पूरी दुनिया का, और घरेलू क्या है, एक इंडिया का, ये छोटा लेवल है। अगर मुझे घरेलू से राष्ट्रीय पर जाना है तो NFIA प्लस करूंगा, अगर राष्ट्रीय से डोमेस्टिक पर घरेलू पर आना है तो NFIA ही मैं माइनस कर दूंगा। और कारक लागत छोटा लेवल, बाजार कीमत बड़ा लेवल। अगर कारक लागत से बाजार कीमत पर जाना है तो NIT ऐड कर दूंगा, और अगर बाजार कीमत पर कारक लागत पर आना है तो NIT में माइनस कर दूंगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। GDP-MP को बदलना है NNP-FC में, तो G से N पर जाने के लिए माइनस किया गया मूल्य ह्रास। D डोमेस्टिक छोटा लेवल, नेशनल बड़ा लेवल, D से N पर जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया NFIA। फिर MP बड़ा लेवल, FC छोटा लेवल, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो मैंने माइनस कर दिया NIT। जो चीज यहाँ पर चेंज होनी चाहिए वही आपको याद रखनी है। ग्रॉस से G से N पर जाने के लिए माइनस डॉट, और
नेशनल से घरेलू पर जाने के लिए, बड़े लेवल से छोटे पर जाने के लिए -NFI है, और बाजार कीमत से FC पर जाने के लिए यानी कि ये कारक लागत पर जाने के लिए माइनस करना पड़ता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसी तरह से अब आप GDP-MP को बदल के दिखाएंगे मुझे NDP-FC में, GDP-FC में, GDP-MP में, सॉरी GNP-MP में और GNP-FC में। ये आपका होमवर्क है। ओके, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।